और दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों। जो भी विधि के छात्र हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी या तो खास कर जो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, आप पढ़ेंगे तो उसमें एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय आता है, विधि शास्त्र, जिसको हम ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं इंग्लिश में। और जो भी खास करके नए एडमिशन लिए हैं, और देखिए कोई भी जब लॉ में एडमिशन लेता है और क्लास करना चाह रहा है, यदि विषय समझना है तो पहले फर्स्ट सेमेस्टर में क्या कोशिश सेकेंड सेमेस्टर तक तो उसको किसी कोचिंग में ज्वाइन होना ही नहीं चाहिए। जो भी कॉलेज हो, यदि आपके कॉलेज में क्लास वगैरह चल रहा है तो आपको आँख मूंद कर पहले तो क्लास करना चाहिए। फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर तो बहुत मस्ट है कि आप कॉलेज में जाएँ, यदि क्लास चल रहा है तो क्लास करें। क्योंकि यदि आप कोचिंग ज्वाइन कर भी लेते हैं तो कोचिंग में ऐसे मेजर ला किसी एक पर्सनल किसी एक सब्जेक्ट भी किसी एक विषय विशेष को पढ़ाएंगे, एक या दो पढ़ाएंगे। लेकिन आप जब स्टार्टिंग जब आप क्लास एलएलबी में एडमिशन लेते हैं तो आप कई विषय होते हैं, 5-6 विषय मिलते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस होगा, इंटरनेशनल लॉ होता है, और उसमें आईपीसी हो सकती है आपकी, फिर फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इस प्रकार से 5-6 विषय आपको मिलेंगे। और कहीं ना कहीं वो एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर में बटे होते हैं, हाफ पार्ट, कभी एक पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट दूसरे सेमेस्टर में। लेकिन जो हम कॉलेज में जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर तक, क्या है कि जो एडमिशन लेते हैं तो हम लॉ का एल भी नहीं जानते हैं, उसके मतलब बेसिक भी नहीं जानते हैं। तो हम कोचिंग जानने से कोई बेसिक नहीं पढ़ पाए। कोचिंग तब एडमिशन लेता है जब आपका बेसिक क्लियर हो। तो बेसिक जानना तो आपको कॉलेज जाना, क्लास करना बस ज़्यादा ज़रूरी है। तो कॉलेज जाने से ये होता है, अगर क्लास चल रहा है कॉलेज तो वहाँ जरूर जाइए, क्लास करिए। क्योंकि वहाँ पे आप कोचिंग जाएंगे तो 1 या 2 विषय पढ़ेंगे, वो भी थोड़े ब्रॉड तरीके से पढ़ेंगे। बेसिक अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं कि लॉ है, पहले लॉ तो जानिए लॉ है क्या चीज़। तो इतना आसान नहीं जितना लोग सोचते हैं। लॉ के काफ़ी विषय भी देखते हैं, मेजर लॉ, माइनर लॉ, लोकल लॉ भी विषयों को देखते हैं। हमें लगता है कि 30-40 ऐसे मतलब सब्जेक्ट हो जाते हैं उसके। तो यदि वही थोड़ी परीक्षा कठिन कर दी जाए तो लोग एलएलबी की परीक्षाएं पास तक नहीं होंगे। तो जो विषय है उसको आप कॉलेज में जाके परफेक्टली पूरा आप दिन जाएंगे, कम से कम कई प्रोफेसर होते हैं अच्छे। आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस कोई अलग पढ़ाएगा, फिर इंटरनेशनल लॉ कोई अलग पढ़ाएगा। मतलब डेली आप 3-4 विषय 5 विषय पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा ना कि कोचिंग तब जबकि कम से कम फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर मतलब पहले साल के बाद ही मतलब कोचिंग एंट्री लेनी चाहिए। आधा मतलब बेसिक तो आपका पूरा कॉलेज में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसमें एक विषय होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो जो भी मतलब एलएलबी में एडमिशन लिए हैं, और ख़ास के लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, तो उसमें विधि शास्त्र है एनईपी के अंतर्गत। जो एलएलबी 3 के स्टूडेंट हैं उसमें एक विधि शास्त्र सब्जेक्ट आता है जी, काफ़ी थ्योरेटिकल वो एक सैद्धांतिक है। तो काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि मतलब इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें सिद्धांत होते हैं, बहुत बड़े थिंकर्स होते हैं। विधि के क्षेत्र में एक थ्योरी है ये समझिए कि विधि शास्त्र मतलब विधि शब्द से ही अपने इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि विधि शास्त्र मतलब विधि से संबंधित कुछ शास्त्र। तो राजनीति शास्त्र मतलब राजनीति से जुड़े हुए कुछ शास्त्र होता है, सामाजिक शास्त्र मतलब ऐसे हर चीज़ शास्त्र होता है। तो हम बीच बीच में ऐसे तो जो वीडियो डालते रहते हैं अलग बात है, लेकिन बीच बीच में हम लॉ के जो विषय संबंधित हैं, जो मुख्य विषय हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, तो उसके जो मुख्य टॉपिक हैं हम खास के, जैसे अभी तो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस डाल रहे हैं, आगे अगर मतलब और भी लोग जुड़ेंगे हमारी वीडियो से, उनको कभी चाहिए किसी टॉपिक पर वीडियो तो उस पर बना दें। खास के जो भी मैं देखता हूँ, खास के जो हिंदी मीडियम से लोग ग्रेजुएशन करके आते हैं या फिर इंटर पास के आए रहते हैं यूपी बोर्ड से, जब लॉ में एडमिशन लेते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है, और इसकी जो विधि की भाषा वो भी काफ़ी कठिन है। तो उनके लिए भी मतलब ऐसा नहीं जो इंग्लिश है वो भी मतलब समझ सकते हैं, क्योंकि लॉ देखिए बात है कि समझने की चीज़, यदि आप समझ रहे हैं, भाषा उतना महत्व नहीं रखता, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, उसका अर्थ समझ रहे हैं तो ये ठीक है। और ख़ास के मेरा जो मैं बताऊँगा उसलिए सबसे ज़्यादा जो हिंदी के माध्यम के छात्र हैं उन्हें ज़्यादा मदद मिलेगी। तो जो लोग भी हैं अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहेंगे आप कमेंट में सेक्शन में बताएंगे तो हम उसमें अनुसार जो भी टॉपिक्स होंगे आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं उसमें मैं वीडियो बना दूँगा छोटा। शॉर्ट में मैं कोई बोर्ड पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बस ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम विधि शास्त्र का विषय है जो स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले जानते हैं कि विधि शास्त्र है क्या, विधि शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले हम इन चीज़ों को जानेंगे। ये स्थान क्या हुआ। जो विधि शास्त्र है उसका जो प्रारंभ होता है, आप सभी लोग जानते हैं रोम में विधि शास्त्र का आरंभ होता है, रोम विधि देश में। और यह 2 चीज़ों से मिलकर बना है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंसिया, ज्यूरिस जिसका अर्थ होता है विधि, और प्रूडेंस का दूसरा शब्द होता है प्रूडेंसिया, PRUDENTIA, प्रूडेंसिया जिसका अर्थ है ज्ञान। अतः
जूरिस्प्रूडेंस का जो दोनों शब्द मिलाएंगे, दोनों का अर्थ है विधि का ज्ञान। अतः हम कह सकते हैं कि विधि का ज्ञान है विधि शास्त्र है, मतलब विधि का ज्ञान, लॉ का नॉलेज, नॉलेज ऑफ लॉ इज द जूरिस्प्रूडेंस। उसी में एक थिंकर है जिसको बोलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, लास्की महोदय, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस जब हम जी को परीक्षाएँ देते हैं यहाँ पे, या हम जहाँ भी मतलब लॉ के सब्जेक्ट चल रहे हैं, सेमेस्टर वाइज में यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि लास्ट किसने कहा था कि जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ, तो उसमें इसका आंसर है लास्की। लास्की थिंकर है, बहुत बड़े विद्वान हैं, विधिवेत्ता हैं, जूरिस्ट हैं। उन्होंने कहा है कि जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ, यानी जो विधि शास्त्र है, जूरिस्प्रूडेंस है, वो विधि का नेत्र है। ऐसे बहुत से थिंकर है जो विधि शास्त्र को डिफाइन किए अलग अलग, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ की विधि शास्त्र क्या आगे हम विधि शास्त्र को हम जानेंगे। देखिए, जो बहुत सदियों पहले जो यूनानी दार्शनिक हुए थे, आप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अरिस्टोटल यानी अरस्तु को न जानता हो। उन्होंने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, लोगों से जो क्या होता है, फैमिली, लोगों से समाज बनता है, और जो व्यक्ति इकट्ठा होता है धीरे धीरे बढ़वा जाता है, तो एक सोसाइटी का निर्माण होता है। पहले रक्त संबंध, आपने सुना हुआ एक कंसेप्ट आता है कि दो लोग मिलते रक्त संबंध होता है, फैमिली बनती है, मतलब कि दो लोग, दो संयोग से, जो दो लोग, एक पति पत्नी, एक स्त्री पुरुष मिलता है तो एक फैमिली बसाता है, फैमिली बनती है। फिर धीरे धीरे इस फैमिली से कई फैमिली होती है, फिर उसके बाद एक फैमिली से फिर एक गांव बसता है, मतलब समाज होता है, समाज से राज्य का निर्माण होता है, राज्य से मतलब देश का मतलब विश्व का, तो ऐसे अब संसार का निर्माण होता है पूरा। तो उन्होंने कहा है कि समाज के एक सदस्य की हैसियत की, समाज में वह अन्य सदस्यों को मिलता जुलता है, उनके विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में वह सहभागी बनता है। इस प्रकार एक दूसरे के बीच जो पारस्परिक संबंध बनते हैं वही समाज को जोड़ने वाले बंधन है। अतः वे विज्ञान जो मनुष्य व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों तथा आचरणों को अपने अध्ययन का विषय वस्तु बनाते हैं, उन्हें हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, शॉर्टकट में जाने की विधि शास्त्र का, देखिए जब विधि शास्त्र की बात करते हैं, ये आप नहीं कह सकते कि विज्ञान नहीं, विधि शास्त्र एक विज्ञान है। और इसका संबंध, जैसे हम अन्य विषयों को देखते हैं, जो भी विषय हमारे, चाहे विज्ञान हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, और सारा जो विषय हमारा है, वो सबका संबंध किससे, समाज से, सामाजिक विज्ञान से है। वो सारा विषय एक अपने आप में एक एकांत में अपने आप में एक विषय विशेष होने से पहले वो एक सामाजिक विज्ञान है, कोई न कोई भी, हर विषय, क्योंकि उसका जो भी हम विषयों का अध्ययन करते हैं उनका जुड़ाव होता है आपके समाज में। और समाज में किससे रहता है, लोगों में। समाज में कौन होता है, हम ह्यूमन रहते हैं, या जो भी है जो समाज में सोसाइटी में निवास करता है उसके बारे में। तो लोगों से समाज बनता है, और समाज का अध्ययन क्या था, सामाजिक विज्ञान। तो विधि शास्त्र भी, बस दोनों में अंतर इतना ही है कि जो सामाजिक विज्ञान है, कैसे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो समाज शास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान है, वो भी समाज का ही अध्ययन करता है, समाज में रह रहे लोगों का अध्ययन करता है। और विधि शास्त्र भी समाज में रह रहे लोगों का ही अध्ययन करती है, उनके मानव आचरण का अध्ययन करती है। बस अंतर इतना है, डिफरेंस इतना है कि जो जूरिस्प्रूडेंस है, विधि शास्त्र, वो समाज में रह रहे लोगों का या समाज का अध्ययन विधि तरीके से करती है, एक लीगल तरीके से करती है, कानूनी तरीके से करती है। और वहीं सामाजिक विज्ञान समाज के लोगों का अध्ययन सामाजिक तरीके से करता है। जो विधि शास्त्र है वो समाज में मनुष्य क्रियाकलापों का अध्ययन विधिक महत्व के दृष्टिकोण से करता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो विधि शास्त्र है, चाहे कोई भी, ये दोनों, चाहे सामाजिक विज्ञान है, ये समाज शास्त्र आपका सामाजिक विज्ञान का, तो देखिए कई विषय आते हैं, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल यानी पॉलिटिकल साइंस, नीति शास्त्र, एथिक्स, मतलब जो भी हैं वो एक सामाजिक विज्ञान है। तो विधि शास्त्र के अंतर्गत देखिए, विधि शास्त्र एवं समाज शास्त्र में जब हम तुलना करते हैं, अंतर क्या है, जिसको हम देखते हैं, तो देखिए, तो कहने का मतलब जो दोनों ही विधि का अध्ययन करना चाहते, दोनों ही विधि का अध्ययन करते हैं। जैसे समाज शास्त्र लोगों को समाज में नियम कानून बताता है, एक समाज के जो मुखिया लोग होते हैं एक समाज में कानून बनाते हैं ताकि लोग उस नियम के तरह से चलेंगे, तो दूसरे के अधिकारों और नियमों का वायलेशन नहीं होगा, अतिक्रमण नहीं होगा। तो इससे क्या है कि सारी चीज़ें सिस्टम से चलती रहेंगी। इसीलिए समाज कानून, समाज जो था, समाज के लोग पहले कानून बनाते थे। तो वही अब विधि तरीके से हमारे यहाँ देश में कोई एक ड्राफ्ट, एक
कोडिफाइड कोई लॉ बन जाता है तो वो कानून बनाता है देश के लिए, जिसके अंतर्गत लिए जो बस अंतर इतना होता है, जो समाज शास्त्र होता है, समाज के लोग में जो सामाजिक कानून होते हैं, जो लोग के मुखिया वगैरह समाज के लोग बनाते हैं, उसके लिए हम बाध्य नहीं किया सकते। लेकिन वही जब उसी को विधिक बल मिल जाता है, कानूनी बल मिल जाता है, तो उसके लिए हम बाध्य किए जा सकते हैं। तो अतः दोनों का अध्ययन, हम दोनों विधि का अध्ययन करते हैं, चाहे समाजशास्त्र हो या विधि शास्त्र, पर दृष्टिकोण उनका जो होता हो वो डिफरेंस होता है, मतलब अलग अलग होता है। यानी बस वो सामाजिक तरीके से करते हैं, अभी जो विधि शास्त्र विधि तरीके से लोगों का अध्ययन करता है। और देखिए समाज का जो अध्ययन का समाज का ज्ञान, जब अपराध के विभिन्न पहलुओं कहा जाता है, अपराध जो विभिन्न पहलू होते हैं, जिससे हम लीगल वर्ड में आप बोल सकते हैं, दो शब्द बना है, तो अपराध के विभिन्न पहलुओं के लिए नोट कर लीजिए प्रॉस एंड कॉन्स को जानने के लिए कि सब वे क्यों घटित होते हैं, जो विभिन्न पहलू होते हैं, जो अपराध के विभिन्न पहलू होते हैं वो क्यों घटित, प्रॉस एंड कॉन्स इसको नोट कर लीजिएगा, को जानने के लिए कि वे क्यों घटित होते हैं समाज का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि आपको समाज का ज्ञान नहीं है तो कोई चीज़ अपराध कैसे घट रहा है, क्यों घट रहा है, आप उसको नहीं समझ सकते। तो निष्कर्ष तौर पर हम ये कहा जा सकता है कि सभी विधिक पहलुओं के पीछे कुछ न कुछ सामाजिक तत्व होते हैं। देखिए अपराध का कारण अंशतः सामाजिक है, अंशतः विधिक है, मतलब दोनों है। और दूसरी चीज़ हम आज वही हम देखिए आज बस तुलना करेंगे हम कि तुलना विधि शास्त्र की मतलब अन्य विषयों से तुलना करेंगे। जैसे अभी समाज शास्त्र से हमने तुलना किया, अब देखिए विधि शास्त्र का मनोविज्ञान से क्या संबंध है, इसको आप समझिए। मनोविज्ञान, देखिए विधि शास्त्र क्या है, विधि शास्त्र भी समाज में रह रहे लोगों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान किससे है, सीधे आप शब्दों से अर्थ समझिए, साइकोलॉजी। मनोविज्ञान मतलब मानव से जुड़ा विज्ञान है, सीधी सी बात है। विधि शास्त्र भी किससे जुड़ा है, समाज में लगे लोगों यानी मानव से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए दोनों किसके लिए, मानव के लिए ही है, तो अपने आप इसका घनिष्ठ संबंध है। मनोविज्ञान, अब वही एकदम सटीक वर्ड कहें, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, किसका विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है, यानी माइंड, स्कल। फिर दूसरे शब्दों में मनोविज्ञान संबंध मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्तियों से होता है। देखिए इसके लिए एक सीधी लाइन है, जो मनोविज्ञान का जो रिलेशन है, द रिलेशन ऑफ साइकोलॉजी, वो मनुष्य की, ह्यूमन की मतलब आंतरिक, इंटरनल आंतरिक प्रवृत्तियों से होता है। इसका संबंध लोगों को पढ़ने की समझ से है। अब विधि शास्त्र का संबंध क्या है, मनुष्यों से, उसका भी संबंध है, लेकिन उसके बाह्य तौर तरीके से, मतलब कि मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान है और मनोविज्ञान मनुष्यों की आंतरिक प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ है, आंतरिक प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। अब वही विधि शास्त्र मनुष्य के बाह्य व्यक्तित्व को यानी बाह्य आचरण को नियंत्रित करता है या निश्चित करता है, उसके आचरण का अध्ययन करता है। ये मनुष्य की मानसिक स्थिति, मतलब जो उसका कह सकते हैं, जो भी उसका स्टेट, एक मनुष्य की मनोदशा होती है, मनोस्थिति, उसके माइंड मतलब क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है, उसकी जो उसके आचरण क्या है, माइंड का, उसके जो उसका माइंड है किस तरीके से आचरण कर रहा है, किस तरीके से सोच रहा है। तो मनुष्य की मानसिक स्थिति उसके बाह्य आचरण को न प्रभावित करती हो तो ऐसा संभव नहीं है। अतः विधि शास्त्र का मनोविज्ञान से निकट का संबंध है, ये हम कह सकते हैं। इधर नहीं, जो मनोविज्ञान है, आप देखेंगे अक्सर कभी कभी जेल वगैरह में बहुत से ऐसे कैदी होते हैं जो कि बहुत साइको टाइप होते हैं। तो जब उनको सज़ा दिया जाता है, जब उन पर मामले कोर्ट में चलते हैं, जो भी उन पर ट्रायल वगैरह चलता है या कोई भी चीज़ उनको दंड देने से पहले या जो कार्रवाई होती है, तो वो इसमें साइकोलॉजी बड़ा रोल है। मतलब पहले उसके मनुष्य के किसी भी कार्रवाई होने से पहले मनोदिशा उसकी जरूर चेकअप की जाती है कि वह स्वस्थ है कि नहीं,
और ये आप सुने होंगे कि कोई यदि व्यक्ति एक स्वस्थ मस्तिष्क वाला नहीं है, यदि वो कोई क्राइम करता है और उसको इस बात का ज्ञान नहीं कि वो क्या कर रहा है, कोई मर्डर किया है तो उस मर्डर का उसको नॉलेज नहीं कि उसने मर्डर क्यों किया, या मर्डर की बारे में नहीं जानता है, वो उसने कोई मतलब एक अनसाउंडेड माइंड रहते हुए या उसे मेंटली डिस्टर्ब है और कोई क्राइम करता है, किसी मर्डर करता है, तो उसको आप एज ए नॉर्मल व्यक्ति जैसे किसी को मर्डर करता है, कोई क्राइम करता है, उसको सज़ा देते हैं, तो उसकी तरीके से आप उसको उसी समान आप सज़ा नहीं दे सकते हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि किसी जो क्राइम होता है, क्राइम का मतलब किसी व्यक्ति किसी एक शारीरिक ढांचे से, बॉडली स्ट्रक्चर से नहीं होता, बल्कि माइंड से होता है। यदि मस्तिष्क से व्यक्ति फिट है, जो कार्य कर रहा, क्राइम कर रहा, उसको समझ रहा है, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, जो भी काम कर रहा है उसको समझने में सक्षम है, तो वो माना जाएगा वो क्राइम के अंतर्गत उसको दंड दिया जा सकता है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन वो जो भी काम किया उसके चीज़ों को समझने में वो सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है, क्योंकि उसने क्या कार्य किया है, तो वो उसको सज़ा नहीं दिया जाता है। यानी कि सारा जो दोषी होता है, दोषी क्या होता है, ये शरीर दोषी नहीं होता है। अब ये मैं किसी को मार दूँ लेकिन मेरा माइंड ठीक नहीं है, मैं समझ नहीं आया कि मैंने क्या कार्य किया है, मैं इसको समझ पा रहा हूँ कि उसका रिजल्ट क्या होगा, तो मुझे सज़ा नहीं हो सकती। यदि मैंने चीज़ों को समझने में सक्षम, कैपेबल हूँ, तब मुझे सज़ा हो सकती है। तो सारा जो दोषी होता है वो शरीर नहीं होता है, आपका माइंड दोषी होता है और या दोषी नहीं होता है। शरीर का कोई शरीर सिर्फ एक माध्यम है, सारा जो कार्य हमारा करवाता है बॉडी से, वो हमारा माइंड करवाता है, मस्तिष्क करवाता है, मस्तिष्क। और फिर से थर्ड हम देखेंगे विधि शास्त्र और इतिहास, हिस्ट्री। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे और ये तो इन दोनों के हम संबंधों देखते हैं। इतिहास विश्व, एक राष्ट्र, एक संस्था के या एक विज्ञान की उत्पत्ति प्रगति का सुव्यवस्थित लिखा जाए। मतलब जो भी हमारा इतिहास से मतलब होता है भूत, जो भी हमारा पास्ट में चीज़ बीता है वो वर्तमान के लिए इतिहास बन जाता है। और इतिहास अक्षरधम क्यों करते हैं, ताकि हमारे अपने वर्तमान को हमारे फ्यूचर में, समझिए चीज़ को, हम वर्तमान में पास्ट की चीज़ों को पढ़ते हैं ताकि अपना फ्यूचर बेस्ट कर सकें, क्योंकि जो आने वाला फ्यूचर होता हो वो एक न एक दिन हमारा प्रेजेंट बन जाता है। तो वो बताता है कि इतिहास कि हमें फ्यूचर में अपने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिहास में जो गलतियाँ हुई रहती हैं, जो अच्छाई होती हैं, अक्सर आप देखे होंगे जो भी युद्ध हुए, जो वार हुए, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उसमें क्या खामियाँ रहीं, किसके कारण युद्ध हुए, कि जो हमारे अलग अलग चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं, वो कोई संस्था बनता है किसी चीज़ के लिए या कोई कानून बनता है, तो वो फेल हुई या पास हुई, और कितना उतना उसका सोसाइटी प्रभाव रहा, इन चीज़ों का हम इतिहास माध्यम अध्ययन करते हैं। तो उसको देखते हुए कोई अगर लॉ बनाते हैं या कोई भी सोसाइटी में आगे के लिए, तो उसको देखते हुए हम अच्छी चीज़ों का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। विधि शास्त्र का इतिहास का कितना प्रकार संबंध है, आप इस बात से रेखांकित होता है, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, नोट करिएगा। विधि शास्त्र के अध्ययन की एक शाखा ही ऐतिहासिक शाखा है, जिनमें मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण भी है। मतलब कि अभी हम जब आगे पढ़ाएं, देखिए अभी मैंने क्या कहा कि विधि शास्त्र का इतिहास से संबंध कैसे है। तो विधि शास्त्र का इतिहास से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। वो इसलिए कि नहीं कि इतिहास एक विषय है, बल्कि विधि शास्त्र जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे, मतलब आगे के लेक्चर आप देखेंगे, आप खुद किताबों में देखेंगे कि आगे जो विधि शास्त्र, मैंने कहा ना कि विधि शास्त्र एक दर्शन है, ये थ्योरेटिकल है। तो आगे जब चढ़ेंगे तो कई विधि शास्त्र कई शाखाओं में बढ़ गई है। एक आपकी ऐतिहासिक शाखा, और एक भूतलक्षी यानी कि मतलब पास्ट की तरफ दिखाती है, एक भविष्य की तरफ दिखाती है, एक एनालिटिकल, एक विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल स्कूल है, एक कई है कि नेचुरल स्कूल है, हिस्टोरिकल स्कूल है, तो कई उसके मतलब पार्ट में डिवाइडेड हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि इसी बात का ध्यान से विधि शास्त्र के अध्ययन की एक शाखा जो है, एक ब्रांच है, क्या है, ऐतिहासिक शाखा है। तो अपने आप में आप ये नहीं कह सकते कि संबंध नहीं, सबसे घनिष्ठ संबंध इसका इतिहास है, क्योंकि इतिहास एक शाखा है उससे। आगे भी ऐसे कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनका मतलब उसकी शाखाएं बटी हैं, जिसमें मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण भी है। ऐतिहासिक विचारधारा का सबसे बड़ा योगदान यह है कि विधि का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करता है। आप देखिए थर्ड चीज़ चलेंगे हम, एक हमने अभी डिस्कशन किया विधि शास्त्र, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड सोशियोलॉजी। सेकेंड हमने कंपैरेटिव स्टडी किया, विधि शास्त्र एंड मनोविज्ञान यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड साइकोलॉजी।
और फिर उसके बाद थर्ड हमने क्या किया, थर्ड हमने जूरिस्प्रूडेंस एंड हिस्ट्री का अध्ययन किया, उसका कंपैरेटिव स्टडी किया। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ क्या है, विधि शास्त्र एवं अर्थशास्त्र, जूरिस्प्रूडेंस एंड इकोनॉमिक्स। जब इकोनॉमिक्स की बात आती है तो अपने यहाँ आपको समझ जाना चाहिए कि जो पूरी दुनिया चल रही है, हमारा एक नॉर्मल जो हमारा परिवार चलता है वो क्या होता है, किस पे डिपेंड होता है। हमारे जब हम अपने धर्मों या दर्शन की बात करते हैं, अपने सनातन संस्कृति की बात करते हैं, तो किन चीज़ों बात, चार चीज़ों बात की जाती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यानी चार हमारे लाइफ में चार चीज़ें, धर्म मतलब अलग अलग एज पे अलग अलग टाइम भी इन चीज़ों का महत्व है, हमें उसी के लिए कार्य करना चाहिए, धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए, मोक्ष के लिए। तो जो हमारा धर्म है वो भी बात करता है किसकी, आपकी अर्थ की, यानी इकोनॉमी जो पूरी सोसाइटी को चलाती है, पूरे समाज, पूरे वर्ल्ड को चलाता है। इस सबसे बड़ा रोल जो हमें विश्व को चलाने में क्या है, इकोनॉमी का। आज इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड को चलाती है और सबके लिए धन की आवश्यकता है, सारी चीज़ें धन से ही तय होती हैं। आप कोई अगर कानून भी बनाते तो ये देखा जाता है कि कानून में कितना खर्च पड़ रहा है। आप अक्सर देखे होंगे कि घर में बात की जाती है बजट, कि कभी कभी ये हमारे घर में अपने पिताजी की या माताजी की कोई भी सैलरी आती है और कुछ एक्स्ट्रा काम पड़ जाए और सैलरी उतनी ही हो, तो कुछ एक्स्ट्रा काम पड़ जाए तो हम लोग सोचे रहते हैं कितना हम बचाएंगे, इतना काम करेंगे, पहले हम प्लान फिक्स रहता है। ये बीच में कुछ ऐसे काम आ जाते हैं घरों में कि जो हमें हमारे बजट को बिगाड़ देते। लोग कहते हैं कि हमारे इस बार बजट बिगड़ गया, लोग लोन ले लेते हैं, किसी कर्जा ले लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे हर कंट्री में, स्टेट में हमेशा एक देश को चलाने के लिए एक बजट पेश होता है। और ऐसे ही अब इंटरनेशनल लेवल पे आप एक संस्था है जो कि यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो भी वहाँ भी एक बजट पेश होता है, मतलब वैश्विक स्तर पर देखती हुई। तो बजट का मतलब अर्थशास्त्र का बड़ा ही अपने आप में योगदान है। इस तरह अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक है वो मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। यानी अभी हमने कहा जो विधि शास्त्र है वो भी मनुष्यों को, समाज में रहे मनुष्यों को अध्ययन करती है। बस किस तरीके से, विधि शास्त्र हमेशा नोट करिएगा, विधि शास्त्र लोगों का अध्ययन, मनुष्यों का अध्ययन विधि तरीके से करती है, और वही अर्थशास्त्र मनुष्यों का अध्ययन आर्थिक तरीके से करती है। यानी कि इकोनॉमिक्स भी मनुष्यों का अध्ययन करती है, मनुष्य से रिलेटेड है, मानव ह्यूमन से रिलेटेड है, और विधि शास्त्र भी ह्यूमन से रिलेटेड है, और विधि शास्त्र उसके विधिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। देखिए आप एक चीज़ जब हम विधि शास्त्र इकोनॉमिक्स का कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, एक लाइन पे हम ध्यान देंगे जो कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। अब इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस बात का श्रेय कार्ल मार्क्स को दिया जाता है कि उन्होंने, कार्ल मार्क्स ने कहा था, प्लीज नोट इट, कार्ल मार्क्स को दिया जाता है कि उन्होंने अर्थशास्त्र और विधि शास्त्र के गहन संबंधों की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। यानी अर्थशास्त्र और विधि शास्त्र के गहन संबंधों की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित किसने किया, कार्ल मार्क्स ने किया। किसी भी समाज में आर्थिक नीतियों के निर्णायक मोड़ लेने पर विधिक नीतियों में भी परिवर्तन होता है। यानी देखिए इसे कोई नकार नहीं सकता। यानी कि हमारे यहाँ जो भी, यदि हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति गड़बड़ाती है, सीधे देखिए जो अर्थशास्त्र है हमारे सभी शास्त्रों का, चाहे सामाजिक विज्ञान में चाहे हम नीति शास्त्र की बात करें, चाहे इतिहास की बात करें, चाहे कानून जो भी हमारे देश में चल रही, पार्लियामेंट हो, आपके देश की आर्मी हो, एजुकेशन सिस्टम हो, डिफेंस सिस्टम हो, और पॉलिटिक्स हो, सभी का जो एक आधार जानते हैं क्या है, मेन आधार वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में थोड़ा इधर उधर बढ़ रहा है तो सारे जो शास्त्र हैं, विज्ञान है, क्योंकि देखिए आपका पैसा नहीं होगा इकोनॉमिक्स। अभी हमारे पास देश हमारा कहा जाता है विकासशील है कि विकसित होने की तरफ अग्रसर है। हमने अभी हमारा देश जो है वो चंद्रयान मतलब 3 सफलतापूर्वक उसका परीक्षण किया। तो क्या कैसे किया भाई, जो इतने अभी पिछले बार क्या हुआ था कि हमारा चंद्रयान मिशन फेल हो गया था, फिर कोशिश की गई। तभी ना जब हमारा इकोनॉमिक्स था, पैसा था। यदि पैसा नहीं होगा तब एक समय था जब मिसाइल कहा था कि एक मिसाइल पर साइकिल पर ले जाकर मतलब परीक्षण किया गया था। सोचिए क्या समय होगा, एक साइकिल से आज हम कहाँ से पहुँच गए, साइकिल शुरुआत की कहाँ से कहाँ पे आ गए। तो ये दिखा जाता है कि इसको इकोनॉमिक्स को, किसी देश की, कोई देश कितना ताकतवर है, 2-3 चीज़ों से पता चलता है कि उसकी इकोनॉमी क्या है, जीडीपी कितनी है। आज हमारे विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उधर का हमारा भारत उभरा है, और ये बहुत गौरव की बात है। और दूसरा चीज़ उसका रक्षा व्यवस्था,
किसी देश की रक्षा व्यवस्था कितना मजबूत है और उसकी इकोनॉमी कितनी अच्छी है, जीडीपी। और जीडीपी में यदि वो जीडीपी को और अच्छी तरह से जानना है तो हमें पर कैपिटा इनकम को जानना चाहिए। कहने के लिए जीडीपी बहुत है लेकिन पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, तो उसको एक अच्छी जीडीपी नहीं कह सकते। भारत में हालांकि ये बात तो है कि पर कैपिटा इनकम अच्छी नहीं है, पर व्यक्ति अच्छी नहीं है, फिर भी जो देखा जाए यहाँ की जो आबादी है 150 करोड़ की आबादी, आसपास आबादी लिए हुए, जहाँ पे हर तरह विश्व में वर्ल्ड में बाल फैले हुए, जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं, वहाँ भी सुख शांति नहीं है, युद्ध छिड़े हुए, फिर भी इतनी 150 करोड़ की आबादी लिए हुए भारत अपने कदम को तय कर रहा है, मतलब चल रहा है अपने विकास के पथ पर। ये आसान बात नहीं है। अब हाल ही में देखिए अफगानिस्तान में एक तालिबान सरकार बन गई है, मतलब तानाशाही। फिर दूसरी तरफ यूक्रेन रशिया का युद्ध चल ही रहा है, फिर उधर हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, जो कितने विकसित देश हैं। और फिर तब अब पाकिस्तान में महामारी है, खाने के लिए नहीं है। अब भारत देखिए पता नहीं खाने, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान, क्या कितने लोग ये, और भूटान हो, और भारत को बस आप से भारत तक मत देखिए। भारत कुछ अपनी मजबूरी भी है और अपना गौरव का भी विषय है कि भारत अपने साथ साथ भूटान, नेपाल और अभी जो मुझे पुटर कर रहे थे मालदीव, ये लोग भारत के रमो कर्म भी जीते हैं। तो भारत एक देश नहीं है, मतलब कई लोगों को समेटे हुए, सिर्फ 150 करोड़ मत देखिए, वहाँ की भी जनसंख्या के भारत का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। और उन्हें सपोर्ट करना हमारी अपनी मजबूरी भी है, कुछ भौगोलिक स्थिति कारण, और कुछ हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर जगह मतलब चाइना का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ चाइना कहीं हस्तक्षेप करे या अपना संबंध बेहतर करे, उससे अच्छा कि हम अपना संबंध अपने पड़ोसी देशों से बेहतर रखें। तो हम बात करें अर्थशास्त्र का, तो जो बिना अर्थशास्त्र के आप कोई भी विज्ञान है वो सभी शास्त्रों, सभी विज्ञानों का, सभी चीज़ों का, चाहे देश विदेश हो, चाहे संसार में, सभी का नींव है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधि शास्त्र का और अर्थशास्त्र का, यानी इकोनॉमी का और देश का आपस में एक घनिष्ठ संबंध है। और फिर छठा चीज़ देखेंगे हम, विधि शास्त्र और नीति शास्त्र, यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इथिक्स। अब देखिए नीति शास्त्र, विधि शास्त्र भी लोगों को विधि तरीके से गलत क्या यही बताता है, लोगों का अध्ययन करता है, बताता है उनके लोगों के आचरण को नियंत्रित करता है विधि तरीके से। और नीति शास्त्र यही बताता है कि लोगों को कि हमें नीति, नियम और नैतिकता चलानी चाहिए। नैतिकता से जुड़े जो हमारा समाज कानून बनाता है, बस इतना है कि नीति शास्त्र के अंदर जो कानून बनते हैं समाज लोग बनाते हैं, उसमें बाध्य नहीं होते हैं। और जो विधि शास्त्र के अंदर जो कानून बनते हैं, जो हमारे कानून संसद में हमारे कोर्ट के द्वारा बनते हैं, उसे मानने के लिए हम बाध्य होते हैं। तो इथिक्स देखिए, उन नैतिक सिद्धांतों को विचार करता है जो उचित और अनुचित की कसौटी बनते हैं। मतलब नीति शास्त्र उन नैतिक सिद्धांतों को विवेचना करता है जो उचित और अनुचित कसौटी, मतलब जस्ट क्या जस्ट है और क्या अनजस्ट है, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका वो ज्ञान हमें कराता है। और नैतिक के नियम भी मनुष्य के आचरण को विनियमित और नियंत्रित करते हैं। नीति शास्त्र यही करता है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे रहना चाहिए, आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, आपको रास्ते चल रहे हैं तो आपकी फ्रीडम ठीक है, आपकी एक लिबर्टी है, लेकिन उस फ्रीडम और लिबर्टी का एक लिमिट है। मतलब आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग तभी तक वहीं तक कर सकते हैं जहाँ तक कि आपकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे की स्वतंत्रता बाधित न हो। यानी कि आप अपने फ्रीडम का उपयोग वहीं यूज़ कभी तक करिए जहाँ कि आपके फ्रीडम से, मतलब आपके क्रियाकलापों से, मतलब दूसरे को मतलब प्रॉब्लम ना हो, यानी दूसरे का जो फ्रीडम है उसके में लेसपेयर यानी हस्तक्षेप न हो। और जो विधि शास्त्र में क्या है, विधि शास्त्र के पीछे जो होते हैं वो अनुशासनियाँ होती हैं, यानी दंडात्मक व्यवस्थाएं लागू होती है, इसलिए लोग उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन जो हमारा नीति शास्त्र इथिक्स, उसके पीछे हम कह सकते हैं कि अनुशासनी नहीं होती, मतलब दंड की व्यवस्था नहीं होती है। जैसे हम बता दिए कि आपको ऐसे नहीं ऐसे रहना चाहिए, अब मानिए न मानिए, आप देखिए आप कुछ चीज़ें होती जो संस्कार होते हैं लोग अपने से मानते हैं, वो परिवार सिखाता है कि आपको किसी से कैसे बिहेव करना है, कैसे चलना है रास्ते में। अब आप ये कानून नहीं कहेगा कि आप चप्पल ऊपर उल्टा घसीट के चलिए, अगर चप्पल उठा के चलिए, लेकिन ये हमें समाज, हमारा परिवार बताता है। ये नीति शास्त्र के विषय हैं। और कानून वहाँ हस्तक्षेप करता है जहाँ पे आप कहीं किसी व्यक्ति के लीगल राइट का वायलेशन करते हैं, तो वहाँ पे कानून मतलब लॉ इंटरफेयर करता है, यानी विधि शास्त्र इंटरफेयर करता है। अब हम सातवां तुलना करेंगे, कंपैरिटिव करेंगे विधि शास्त्र और राजनीति शास्त्र का। सबसे इंटरेस्टिंग
जो है वो है हमारा पॉलिटिकल साइंस से तुलना, राजनीति शास्त्र विधि शास्त्र की तुलना। अब देखिए, अभी हमने कहा कि विधि शास्त्र किसका अध्ययन करता है? मानव का, समाज का अध्ययन करता है, समाज में रह रहे लोगों का विधि तरीके से करता है। अब राजनीति शास्त्र क्या करता है? लोगों का अध्ययन करता है, राजनीतिक तरीके से करता है। अब कैसे? राजनीति शास्त्र, विधि भी कौन, विधि से क्या मतलब? विधि शास्त्र विधि तरीके से करती है। आप देखिए, विधि शास्त्र का जो संबंध राजनीति शास्त्र है जैसा संबंध है, घनिष्ठ संबंध, ऐसे किसी भी शास्त्र या किसी विज्ञान का इतना घनिष्ठ संबंध नहीं जितना कि राजनीति शास्त्र का है। क्योंकि देखिए, अभी हम करते हैं कि नॉर्मल लोग बात करने के लिए, अपने जी छुड़ाने के लिए, अब सही बातों से पीछे छुड़ाने के लिए कह देते हैं कि हमें राजनीति शास्त्र अच्छी बात नहीं, चर्चा नहीं करना चाहिए, बेवकूफ़ी वाली बात है। क्योंकि ये देखिए, पूरी जो देश में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, पॉलिटिकल्स, जितना पॉलिटिक्स, लोग कहते हैं पॉलिटिक्स गंदी चीज़ है, ऐसे कहते कहते आज क्या हुआ कि राजनीति में जो अच्छे लोग हैं उनकी कमी हो गई है। तो राजनीति की हमें बात करनी चाहिए, बस अपनी सुरक्षा को देखते हुए। तो जो विधि राजनीति शास्त्र, अभी देखिए राजनीति शास्त्र में क्या क्या नहीं है। राजनीति शास्त्र एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, चाहे वो नेशनल लेवल देखिए चाहे इंटरनेशनल लेवल देखिए। राजनीति जो मेन आधार होता है, देखिए अब राजनीति, इसको राजनीति बोलते हैं, इससे बहुत बड़ा अंतर है। राजनीति क्या है? संगठनात्मक रूप से राजनीति, जिसे दो विभिन्न समूह, कई तरीके से राजनीति को परिभाषित कर सकते हैं। दो विभिन्न समूह हैं, उनके भी विभिन्न समूह में उनमें मतभेद होता है, तो राजनीति शास्त्र उनके मतभेदों को मिटाने का कार्य कौन करता है? राजनीति शास्त्र। नहीं कहते हैं कि अरे चलिए कहीं गांव में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ग्राम प्रधान या पंचायत के माध्यम से मामले सुलझा जाता है, तो यही तो है राजनीति। और राजनीति सबसे बड़ा जो हमारे MP MLA चुनाव होता है, हम अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजते हैं, किसके लिए? कि हमारे एरिया, हमारे क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाएंगे, हमारे कार्यों को वहाँ संसद तक पहुँचाएंगे। संसद की जो प्रक्रिया है, चाहे संसद, पार्लियामेंट, जो चुनाव होता है, कानून बनते हैं, ये सारी जो पूरी प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स, राजनीति। तो कैसे आप कह सकते हैं कि विधि शास्त्र राजनीति शास्त्र से अलग है? दोनों घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही घनिष्ठ, ऐसा घनिष्ठ संबंध जिसका किसी के साथ इतना घनिष्ठ संबंध नहीं है। राजनीति शास्त्र क्या है? अब देखिए, कानून, विधि शास्त्र विधि का अध्ययन करता है, विधि की बात करता है। राजनीति क्या कर रहा है? जो MP MLA होते हैं वो क्या करते हैं? पार्लियामेंट में बैठते हैं और हमारे लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए समय समय अलग अलग कानून बनाते रहते हैं। जो कानून बनता है किसके लिए? लोगों के लिए बनता है। कौन बना? राजनीति में बैठे लोग राजनीति जो कर रहे हैं वही कानून बनाते हैं, विधि बनाते हैं, जिसको कि कोर्ट मतलब शासन इम्प्लीमेंट लागू करती है। किस पे लोगों कहते हैं? लोगों पर लागू करती है। आप विधि शास्त्र लोगों पर लागू होता है। दोनों का अपने आप में घनिष्ठ संबंध है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अब फिर तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो विधि शास्त्र है इसका जो क्षेत्र है बड़ा ही व्यापक है। चाहे वो विधिवेत्ता हों, चाहे वकील क्लास हो, चाहे जजेस हों, तो इन सभी के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, सभी के लिए क्या है? ये एक रामायण की तरह, एक गीता की तरह है। विधि शास्त्र क्या है? अपने आप नामों से, दिस इज द आई ऑफ लॉ। लास्ट की महोदय कहते हैं इट इज द आई ऑफ लॉ। ये विधि का नेत्र है। मतलब जैसे आप विधि शास्त्र, इसको नोट करिएगा इस बात को हमारे, कि विधि शास्त्र के महत्व को मैं बस एक लाइन में बताना चाहूँगा कि विधि शास्त्र का विधि के क्षेत्र में, शास्त्र का विधि के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ लॉ, द इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ये उसी प्रकार है। यानी कि विधि शास्त्र का विधि के क्षेत्र में उसी प्रकार महत्व है जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में, एक मानव शरीर में उसकी आंखों का महत्व होता है। जैसे हमारी आंखें यदि न हो हमारे मानव शरीर में तो पूरी दुनिया पूरा अंधकार युक्त लगता है। यानी हमारा सारी एक्टिविटी देखना मतलब लगता है कि हम सबसे हाथ पाँव तो मतलब ठीक है, किसी का हाथ टूट गया या कट गया, पैर गया, सब कुछ कर लेगा। लेकिन यदि सोचिए जिसकी आंखें नहीं है, जिसे दुनिया कभी देख ही नहीं सकी, उसका क्या मतलब है जिंदगी का? जो महत्व मानव शरीर में उसकी आंखों का है, वही महत्व विधि के क्षेत्र में विधि शास्त्र का है। इसीलिए लास्की ने कहा है इट इज़ द आई ऑफ लॉ, यानी ये विधि का नेत्र है। तो इस प्रकार आज हम पहला जो टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक हमने विधि शास्त्र के बारे में पढ़ा। शायद देखिए ये है कि जो विधि के ग्रेजुएशन में BA करने के या ग्रेजुएशन BA BC करने के बाद LLB कर रहे हैं,
उनके लिए विधि शास्त्र पढ़ना थोड़ा आसान रहेगा यदि उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है। तो जो पॉलिटिकल साइंस जो थिंकर्स है ज़्यादातर वही इसमें आपके विधि शास्त्र में थिंकर मिलेंगे। ये थ्योरेटिकल ऐसे पढ़ने तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं समझ आएगा। चीज़ें तब तक कठिन लगती है जब तक कि आप नहीं पढ़ रहे हैं। तो बहुत लोग पढ़ते हैं, हमारे लिए तो जब सबसे इंटरेस्टिंग विषय यही है, विधि शास्त्र है। और ऐसे ही तो जो भी आप इसमें आपको प्रॉब्लम होती है, थोड़े शब्द कठिन हो सकते हैं, आपके लिए पहली बार है, तो जो भी आप कहिए थोड़ा हम और भी आसान करेंगे। और इसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और भी जो भी लोग इसमें हमारे वीडियो देख रहे हैं, जो भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसको शेयर भी करिए। और जो भी इसमें हमें त्रुटि लगे या आपको समस्या हो रही है, आप ज़रूर बताइए, उसमें हम सुधार करेंगे। आगे भी और भी ऐसे विधि शास्त्र के धीरे धीरे जो मुख्य टॉपिक हैं, और जैसे आज हमने विधि शास्त्र को जाना है, विधि शास्त्र क्या है, इसका सामाजिक ज्ञान से क्या संबंध है, जो भी सामाजिक विज्ञान के अलग अलग विषय हैं उसका उनसे क्या संबंध है, आज हम ये पढ़े हैं। फिर इसका हम नेचर स्कोप, इसकी प्रकृति क्या है, इसका जो स्कोप इतना ही समझ गए कि इसका जो स्कोप बहुत बड़ा व्यापक है, तो इससे भी स्कोप पढ़ेंगे अगले दिन हम। फिर जो इसके आगे जो कई स्कूल पे मैंने कहा ना कि कई शाखाओं बटी है, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, ऐसे करके, तो हम इन चीज़ों को अगर पर नेचुरल स्कूल, तो हम ऐसे ऐसे जो स्कूल हैं इसके बीच अलग अलग विचारधाराएँ हैं, इसको हम पढ़ेंगे। रीजन मेरा वीडियो अच्छे लगे तो जी लाइक एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।